अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अफाक सन सीरीज साइंस क्लास 7 की यूनिट 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट के पहले 2 लेक्चर्स में हमने डाइजेस्टिव ट्रैक यानी एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में पढ़ा था और हमने माउथ और ईसोफेगस में फूड की डाइजेशन को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को, फूड की डाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। When a peristaltic waves reaches the stomach, the mouth of the stomach opens for bolus enter it. जब पेरिस्टाल्टिक की मूवमेंट या लहरों की वजह से खाना मैदे तक पहुंच गया है तो मैदे का मुंह खुल जाता है और ये आने वाली खुराक बोलस को अपने अंदर ले लेता है। स्टोमच इज जे शेप मस्कुलर बैग प्रेजेंट अंडर द डायफ्राम ऑफ द लेफ्ट ऑफ द बॉडी। मैदा असल में क्या है, ये एक जे शक्ल का मसल से बना हुआ थैला है, बैग है, जो कि हमारे हड्डियों के ढांचे डायफ्राम के उल्टी साइड पर, हमारे जिस्म की पसलियों के ढांचे के अंदर उल्टी साइड पे, जिस्म की लेफ्ट साइड पर ये जे शक्ल का मस्कुलर बैग मौजूद है। इट वर्क लाइक अ ब्लेंडर, ये बिल्कुल एक मिक्स करने वाले ब्लेंडर की तरह काम करता है। इट चर्न्स एंड स्क्वैश द फूड, ये खुराक को घुमाता है और उसको दबाता है या निचोड़ता है। डू यू नो हाउ द स्टोमच डज सो, क्या आपको पता है कि ये मैदा इस तरह किस तरह कर लेता है, खुराक को दबाने और निचोड़ने का अमल ये किस तरह मुमकिन होता है। वॉल ऑफ द स्टोमच सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, मैदे की दीवारें गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, हजम करने वाला मादा बनाती हैं। द फूड इन द स्टोमच इज मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, जो बोलस, जो खुराक मैदे में पहुंची है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगी, मैदे की दीवारों से पैदा होने वाले मादे के साथ मिक्स हो जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, इस खुराक के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि एक तेजाब है, वो मार देता है। ये तेजाब कहाँ से आया है, ये इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद है। इट आल्सो प्रोवाइड सूटेबल कंडीशन फॉर वर्किंग ऑफ एंजाइम, इस HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में जो एंजाइम्स हैं, जो मैदे के अंदर मौजूद एंजाइम्स हैं, वो बेहतर तौर पे अपना काम कर लेते हैं, वो खुराक को बेहतर तौर पर हजम करने या तोड़ने का काम कर लेते हैं। द एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फूड इनटू इट्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड, मैदे में कौन सी चीज़ टूटेगी, किस चीज़ का ब्रेक डाउन का अमल होगा, प्रोटीन्स का। खुराक में मौजूद जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूलों यानी अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाएंगी। द फूड इन द स्टोमच इज देन कन्वर्टेड इनटू थिक क्रीमी सेमी सॉलिड मास कॉल्ड चाइम, वो खुराक जो मैदे में आई थी यहाँ से निकलते हुए अब वो एक ऐसे मादे में तब्दील हो जाएगी जो कि थोड़ा माए और थोड़ा ठोस की शक्ल में होगा। इस हालत में थोड़ा माए और थोड़े ठोस की शक्ल में इस मादे को हम चाइम का नाम देते हैं। जो खुराक मैदे में दाखिल हुई थी वो बोलस थी, अब जब ये मैदे से निकल रही है तो ये चाइम बन गई है। मुंह के अंदर स्टार्च की डाइजेशन हुई है, जबकि मैदे के अंदर प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई है। द चाइम इज स्टोर्ड इन द स्टोमच फॉर सम टाइम एंड देन मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ वक्त तक ये खुराक मैदे में रहती है और उसके बाद ये आगे छोटी आंत की तरफ मुंतकिल कर दी जाती है। मैदे से आने वाली खुराक अब छोटी आंत में पहुंच चुकी है। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। छोटी आंत जो कि एक लंबी नाली है, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से को डिडोनम का नाम दिया जाता है, दूसरे को जेजुनम का और तीसरे को इलियम का। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट रिसीव द चाइम इज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज कॉल्ड डिडोनम। वो हिस्सा, छोटी आंत का पहला हिस्सा जो कि खुराक को डायरेक्ट मैदे से ले रहा है, ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा है और इसको हम डिडोनम का नाम देते हैं। When the chyme enters the duodenum, it is mixed with the secretion from the liver, pancreas and duodenum wall. जब ये चाइम जो कि मैदे से आने वाली खुराक है ये duodenum में आती है, यहाँ पर duodenum में 3 चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं। एक लीवर से आने वाला रतूबत, लीवर से आने वाला मादा, दूसरा लीवर यानी जिगर से आने वाला मादा, दूसरा लबलबा से आने वाला मादा और तीसरा डिड्यूनम जो दीवार है उसकी खुद की रतूबत, उसमें से खारिज होने वाला मादा। ये तीनों किस्म की रतूबतें या मादे इस चाइम या इस खुराक में अब शामिल हो गई हैं जो कि मैदे से आई है। द पैंक्रियाज रिलीज पैंक्रियाटिक जूस थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट टू द डिड्यूनम। पैंक्रियाज यानी लबलबा पैंक्रियाटिक जूस को, जो इसमें रतूबत पैदा हुई है, इसको एक छोटी सी नाली में मुंतकिल करता है और ये नाली इस मादे को डिड्यूनम तक लेकर आती है। दिस जूस कंटेन्स एंजाइम दैट डाइजेस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन इन द चाइम। पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज से आ रहा है, ये जब डिड्यूनम में दाखिल होता है तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम मौजूद होते हैं। ये वो एंजाइम है जो कि खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को
फैट्स को और प्रोटीन्स को मजीद तोड़ेंगे, उनकी मजीद डाइजेशन करेंगे। लीवर रिलीज बाइल्स थ्रू द बाइल डक्ट टू द डिड्यूनम। लीवर यानी जिगर भी अपनी रतूबतें खारिज करता है। इसके जिगर से आने वाली रतूबत को बाइल का नाम दिया जाता है। ये बाइल एक छोटी सी नाली के जरिए डिड्यूनम तक पहुंचता है और इस नाली को बाइल डक्ट का नाम दिया जाता है। यानी लीवर से आने वाली रतूबत को बाइल कहते हैं और जो नाली लीवर से आने वाली रतूबत को डिड्यूनम तक पहुंचाती है उसको बाइल डक्ट का नाम दिया जाता है। इट इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर इफ नीड बी। ये आने वाली रतूबत बाइल बाज़ दफ़ा पित्ते में थोड़ी देर के लिए रह जाती है, स्टोर हो जाती है अगर इसको स्टोर करने की ज़रूरत हो। बाइल ब्रेक डाउन फैट्स प्रेजेंट द टाइम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। ये जो बाइल है जो कि लीवर से आ रहा है, लीवर की रतूबत है, ये खुराक में मौजूद तमाम फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल में तब्दील कर देते हैं। ये फैटी एसिड ये चर्बी की वो शक्लें हैं जो कि अब जिस्म में हल पजीर हैं, जिस्म में हल हो सकती हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर द डिड्यूनम इज जेजूनम। डिड्यूनम के बाद जो छोटी आंत का अगला हिस्सा है इसको हम जेजूनम का नाम देते हैं। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग। ये तकरीबन 2.5 मीटर लंबा हिस्सा है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम। इस छोटी आंत का आखिरी हिस्सा इलियम कहलाता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन द डिड्यूनम इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द जेजूनम एंड इलियम। खुराक का वो हिस्सा जो डिड्यूनम में अभी हजम नहीं हुआ था वो जब जेजूनम और इलियम तक पहुंचता है तो वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो चुका होता है, हजम हो चुका होता है। इसमें मजीद कुछ भी तोड़ने फोड़ने के लिए बचा नहीं होता। आफ्टर डाइजेशन द फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट एंटर ब्लड। जब तमाम चीज़ों की तोड़ फोड़ हो गई है, ठोस मादे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गए हैं, तो अब इस खुराक के हजम होने का अमल शुरू होता है। ये खुराक छोटी आंत में जज्ब होती है और फिर यहाँ से जज्ब होने के बाद खून की नालियों तक पहुँच जाती है, खून तक पहुँच जाती है। ये खुराक हजम कैसे होती है? ऑलमोस्ट ऑल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इलियम। तकरीबन तमाम हजम होने वाला काम, जज्ब होने का काम इलियम में होता है। यानी छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पर अब खुराक ने हजम होना है, खुराक ने खून में शामिल होना है या जज्ब होना है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फोल्ड। ये जो छोटी आंत है इसके अंदर बहुत से मोड़ हैं, ये बहुत सारी जगहों से मुड़ी हुई है। मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली सतह पर बहुत से उंगली नुमा उभार मौजूद हैं। जिस तरह हाथों की उंगलियां हैं बिल्कुल इसी तरह उंगली की तरह के उभार मौजूद हैं। ये उंगली नुमा उभार जो कि यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये उंगली नुमा उभार विलाई कहलाते हैं। इस विलाई को जब और इसकी सतह को जब मज़ीद बड़ा करके देखें तो आप देखेंगे एक विलाई के अंदर बहुत सारी खून की नालियों का जाल बिछा हुआ होता है। ये खून की नालियाँ विलाई की सतह के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। दिस विलाईज हैव अ थिन लेयर ऑफ सेल्स एंड अ थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स। इस विलाई की सतह पर खुलियों की बहुत पतली तह मौजूद है। ये आप पिक्चर में गौर से देखें, यहाँ पर आपको एक एक खुलिया अलग अलग दिखाया गया है। इस एक एक खुलिये के साथ बहुत सारी खून की नालियाँ जुड़ी हुई हैं। खून की नालियों का एक नेटवर्क है, एक जाल है जो कि हर एक खुलिये के साथ डायरेक्टली अटैच है। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर खुराक की नाली बिल्कुल सीधी होती तो यहाँ पर गुजरने वाली खून की नाली जल्दी से गुजर जाता खून और हो सकता है यहाँ पर इसको खुराक जज्ब करने में मसला होता। लेकिन जब एक खून की नाली बहुत अच्छे से सतह के साथ गुजरती है, यानी यहाँ पर सतह बढ़ गई, फिर पहले ये सतह सिर्फ इतनी सी थी, इसको बढ़ाने से सरफेस एरिया और बढ़ गया, इसकी सतह का साइज बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। इस तरह इसके बढ़ने से खून की नालियों को ज़्यादा खुराक को जज्ब करने का मौका मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छे से खुलियों तक अटैच हो सकेंगी। विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये जो विलाई है अगर ये सतह उभरी हुई ना हो तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से खुराक इतने अच्छे से जज्ब नहीं हो सकेगी। लेकिन यहाँ पर इसके विलाई के उभारों की वजह से खुराक को जज्ब करने के लिए खून की नालियों को बहुत अच्छे से जगह मिल जाती है और खुराक अच्छे से जज्ब हो जाती है। अब्जॉर्ब फूड इज देन पास टू द ब्लड। ये जो खुराक जज्ब हुई है इन सेलों के जरिए यहाँ पर मौजूद विलाई के वजूद जो भी खुराक जज्ब हुई है वो बहुत आसानी से अब खून की नालियों में शामिल हो जाती है, खून में शामिल हो जाती है। द ब्लड ट्रांसपोर्ट अब्जॉर्ब फूड टू द लीवर। ये जो जज्ब हुई खुराक है ये खून के जरिए जिगर तक पहुँचती है।
इट इज़ देन यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। इस खुराक को जो कि हजम हो गई है, खून में पहुंच गई है, इसको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन द इलियम इज देन मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो खुराक जो कि हजम नहीं हुई है, जिसमें अब मजीद कुछ तोड़ फोड़ने के काबिल चीज़ें नहीं हैं, वो अब बड़ी आंत में चली जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।